we'll go ahead with last two remaining topics of elasticity. उसके बाद फ्रिक्शन है. Before we go ahead with friction, हम इलास्टिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. बट लेट अस फर्स्ट मूव अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक. अगला टॉपिक प्योरली थ्योरेटिकल है. देयर इज नो डेरिवेशन इन्वॉल्व. इट इज प्योर थ्योरी, तो अच्छे से ध्यान देना. तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या इसी को बोलते हैं बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल. हमारे पास एक वायर है. हम वायर के एक एंड को रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करके रखा है. दूसरे एंड पे हम लोड बढ़ा रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग द लोड. हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे until the time wire breaks. और हमको साइमल्टेनियसली ग्राफ प्लॉट करना है स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन का. सो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ वायर. लेट अस से वी हैव अ रिजिड सपोर्ट. इस रिजिड सपोर्ट पे वी हैव कनेक्टेड टू वायर्स. दो वायर क्यों लगाए उसका एक सिंपल सा रीजन आई विल टेल यू इन अ व्हाइल. So you have a wire and you have one more wire. लोड हम इंक्रीज करते हैं सेकेंड वायर पे. पहले वायर का काम क्या है? वो रेफरेंस वायर है. रेफरेंस वायर क्यों? फॉर एग्जांपल लेट अस से इनिशियली हमारे पास एक वायर था, सिंगल वायर था. हमने इस पे लोड लगा दिया एंड वी आर इंक्रीजिंग द लोड इन स्टेप्स ऑफ हाफ किलोग्राम. 0.5 किलोग्राम के स्टेप्स में लोड बढ़ा देंगे. तो इनिशियली लोड लगा दिया मैंने हाफ किलोग्राम का. दिस हाफ किलोग्राम विल प्रोड्यूस सर्टेन एक्सटेंशन. फिर हमने हाफ किलोग्राम से लोड बढ़ा दिया. फिर वापस से हाफ किलोग्राम से लोड को इंक्रीज किया. तो वी आर इंक्रीजिंग द लोड बाय हाफ किलोग्राम. तो व्हेन यू इंक्रीज द लोड देयर विल बी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. एलोंगेशन होगा ना, वायर का लेंथ बढ़ेगा. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉर 1 किलोग्राम लोड. पहले इनिशियल लेंथ था 10 मीटर और हमने लोड बढ़ा दिया 1 किलोग्राम से, तो कितना हो गया? 10.1 मीटर. फिर 1 केजी से बढ़ाया तो 10.2 मीटर. फिर 1 केजी से बढ़ाया तो 10.3 मीटर. तो जब आप लोड बढ़ाते हो तो एलोंगेशन होता है, वायर का लेंथ बढ़ता है. तो वायर का लेंथ बढ़ रहा है, तुमको समझेगा कैसे? यू नीड टू हैव समथिंग फॉर कंपैरिजन. मेरे पास अगर एक ही वायर है, इफ आई हैव अ सिंगल वायर, हाउ डू आई कंपेयर इंक्रीज इन लेंथ? यू कैन नॉट कंपेयर. कंपैरिजन के लिए हमको दो वायर चाहिए होती है. तो दो वायर हमने लिया है सेम मटेरियल का और इनिशियल सेम लेंथ का. और इन दोनों वायर्स को हमने साइड बाय साइड लगा दिया. और आप पहले वायर पे एक स्केल को माउंट कर देते हो. तो यू माउंट अ स्केल हियर. इस पे एक स्केल लगा दिया हमने. तो यू हैव अ स्केल ओवर हियर. स्केल मतलब इसके ऊपर मार्किंग होगा. जैसे मार्किंग ऑन इट. तो यहाँ पे स्केल है, स्केल पे मार्किंग है. वी हैव मार्किंग ओवर इट. तो सेंटीमीटर स्केल होगा या मिलीमीटर स्केल होगा, वट एवर इट इज. यू हैव सर्टन स्केल ओवर हियर विच विल बेसिकली बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस. तो ये जो वायर है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया है हमने. और दैट इज व्हाई दिस वायर इज आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस वायर. रेफरेंस वायर. तो रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग इज हमको स्टडी करना है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, व्हाट वी थिंक इज कि हम लोड बढ़ाते गए और ब्रेक, और एक स्टेज आया डायरेक्टली वायर ब्रेक हो गया. डायरेक्टली वायर ब्रेक नहीं होता है, इट गोज थ्रू सर्टेन स्टेजेस. तो सारे स्टेजेस का स्टडी करना है. So that is why what we will do is we will increase the load on the wire by steps. Let us say 1 kg, half a kg. वैसे इस मेथड को आप बोलते हो Searle's method. This method is also called as Searle's method. तो क्योंकि हम एक वायर पे लोड बढ़ाएंगे तो उसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा पर हाफ किलोग्राम के लिए. क्योंकि Searle's मेथड में हाफ केजी से ही लोड बढ़ाया था. यू कैन इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1 आल्सो. जब भी आप लोड यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ, ये कंपेयर करने के लिए हमको एक रेफरेंस वायर चाहिए. तो हमने एक की जगह पे दो वायर ले लिए और इस पे रेफरेंस वायर पे हमने सिर्फ हाफ केजी का लोड लगाया है.
उस पर हम लोड इंक्रीज नहीं करेंगे। वो हाफ के जी भी क्यों लगाया? बिकॉज वेरी सिंपल थिंग, अगर आप लोड नहीं लगाओगे तो वायर लूज हो जाता है। तो टू प्रोड्यूस स्ट्रेच इन द वायर, उसको टॉट रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, यू पुट सम लोड हियर, and once you put 0.5 kilogram load on wire number 1 reference wire, then you will not change the load here. अब आप चेंज करोगे यहाँ पे हाफ के जी, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, हाफ 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 के स्टेप्स में लोड इंक्रीज करोगे। यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग द लोड। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लोड, लोड इंक्रीज करना मतलब फोर्स इंक्रीज करना, और फोर्स इंक्रीज होना मतलब स्ट्रेस इंक्रीज होना, बिकॉज फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। इसका मतलब इन रियलिटी यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। और एज आई टोल्ड यू कि जब आप लोड इंक्रीज करते हो तो इलोंगेशन भी इंक्रीज होता है, तो देयर इज चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। अगर मैं लोड को एरिया से डिवाइड कर दूं, फोर्स अपॉन एरिया, तो बन जाएगा स्ट्रेस। मैं अगर चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा स्ट्रेन। तो हम साइमल्टेनियसली ग्राफ भी प्लॉट करते रहेंगे। वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अब होता क्या है, अप टू सर्टन लिमिट, जिसको आप इलास्टिक लिमिट बोलते हो, तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है इलास्टिक लिमिट मतलब क्या। इलास्टिक लिमिट मतलब आपने जितना भी स्ट्रेस इंक्रीज किया, प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंक्रीज द लोड बाय 1 किलोग्राम, चेंज इन लेंथ इज 0.1, तो ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर था तो अभी हो गया 10.1। इफ यू इंक्रीज द लोड बाय 1 किलोग्राम, एक्स्ट्रा 1 किलोग्राम, तो चेंज इन लेंथ विल बी 0.2, न्यू लेंथ इज 10.2। देन यू इंक्रीज लोड बाय 1 मोर किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम लोड हो गया, लेंथ हो गया 10.3, 4 किलोग्राम 10.4, 5 किलोग्राम 10.5, 6 किलोग्राम 10.6। ऐसा करते करते 10 किलोग्राम तक आते आते 11 मीटर हो गया लेंथ, क्योंकि फॉर ईच किलोग्राम ऑफ लोड द लेंथ वाज इंक्रीजिंग बाय 0.1, राइट। तो जब तक आप लोड बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, इफ आई इंक्रीज द लोड प्रोपोर्शनली स्ट्रेन विल इंक्रीज, तो उस पॉइंट को आप बोलते हो इलास्टिक लिमिट। तब तक क्या होता है, बिहेवियर स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये है इलास्टिक लिमिट। हमने डिफाइन भी किया था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो ये आ गया इलास्टिक लिमिट का पॉइंट ई। अब इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 10 किलोग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया, 11 किलोग्राम हो गया। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, फॉर ईच किलोग्राम ऑफ लोड द लेंथ शुड इंक्रीज बाय 0.1। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने जब 1 किलोग्राम लोड बढ़ाया, तो दिस टाइम द लेंथ इंक्रीजेस बाय लेट अस से 0.5 मीटर। 0.1 की जगह पे 0.5 से इंक्रीज हो गया। मतलब ये कि मटेरियल इज बेसिकली लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी। एंड देन ये जो हमने पहले एग्जांपल लिया है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, ईच टाइम जब आपने 1 किलोग्राम लोड लगाया, 0.1 से इंक्रीज हुआ, लोड निकाल लिया, वापस से वायर गोज टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल, इफ आई पुट 5 किलोग्राम ऑफ लोड, the length becomes 10.5, but if I remove that 5 kilogram of load, the length goes back to the original 10 meter. If I put 7 kilogram load, length becomes 10.7, and if I remove that 7 kilogram, it goes back to 10 meter, right? So the material, the wire was able to regain its original shape and size, in this case length, original length after the removal of external deforming force। क्योंकि लोड क्या है, ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो जैसे ही हमने लोड लगाया निकाल लिया, लोड लगाया निकाल लिया, लोड लगाओगे तो एक्सटेंशन होगा, निकाल लोगे तो इट विल गो टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये याद रखना, व्हेन यू बेसिकली रिमूव द लोड, द वायर गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद, इलास्टिक लिमिट रीच होने के बाद क्या होता है, वंस द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, अब फॉर सेम इंक्रीमेंट इन लोड, वापस से मैं लोड 1 kg से इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन दिस टाइम द चेंज इन लेंथ इज फार मोर। मतलब बात ऐसी है कि यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस बाय सेम अमाउंट बट स्ट्रेन इज मोर। जब ऐसा होता है तो मैथमेटिकली पता होना चाहिए, द ग्राफ स्टार्ट्स टर्निंग टुवर्ड्स द स्ट्रेन एक्सिस। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने अब लोड कम इंक्रीज किया, सेम अमाउंट में इंक्रीज किया, लेकिन स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हो गया। अभी भी अगर प्रोपोर्शनल रहता, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता, तो अभी भी ये क्या होता, स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर ऐसा होता
कि हमने लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स स्ट्रेस एक्सिस. बट वी आर इंक्रीजिंग द लोड बाय सेम अमाउंट बट स्ट्रेन प्रोड्यूसेस मोर, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स, राइट. तो ये आ गया आपके पास. और एक पॉइंट, इसको मैं बोल दूंगा ई डैश. ये सारे पॉइंट्स क्या है मैं बताता हूँ आपको, राइट. अब ये ई डैश को बोलते हैं न्यू इलास्टिक लिमिट. मतलब हुआ क्या, 10 किलोग्राम तक, 10 किलोग्राम लोड तक, मैं ये 10 किलोग्राम ये सब एग्जाम्पल्स के नंबर यूज कर रहा हूँ. तो R2 अप टू अ सर्टन पर्टिकुलर स्ट्रेस, जब आप लोड लगा रहे थे, स्ट्रेस लगा रहे थे, स्ट्रेस रिमूव कर रहे थे, तो वायर वाज गोइंग बैक टू ओरिजिनल लेंथ. तो 10 किलोग्राम तक हमने जब लोड इंक्रीज किया तो 0.1 मीटर से लेंथ चेंज हुआ. 10 किलोग्राम लगा दिया तो 10 की जगह पे लेंथ हो गया 11 मीटर. यू रिमूव द लोड, इट गोज बैक टू 10 मीटर. नाउ इफ आई पुट एक्स्ट्रा लोड ऑफ 1 kg, 10 की जगह पे 11 kg का लोड कर दिया मैंने क्या बोला कि जैसे 11 kg करोगे तो नाउ द चेंज इन लेंथ विल नॉट बी 0.1, इट विल बी डायरेक्टली 0.5, राइट. तो अब 11 किलोग्राम लोड के बाद लेंथ हो गया 11.5. नाउ इफ आई रिमूव दिस 11 किलोग्राम, द वायर डज नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो परमानेंटली इलोंगेट हो गया. आप इमेजिन उसका परमानेंट लेंथ हो गया 10.5, ओरिजिनल लेंथ कितना था, अब कितना हो गया 10.5. तो द वायर इज नाउ परमानेंटली डिफॉर्म्ड. और जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसको सेट बोलते हैं. ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, whenever deforming force produces permanent deformation, उसको क्या बोलते हैं, सेट. सेट इसके लिए भी बोलते हैं बिकॉज द वायर इज नाउ सेट टू इट्स न्यू लेंथ. मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद द वायर विल परमानेंटली गेट डिफॉर्म, उसको बोलते हैं सेट. इसलिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये आता है ओरिजिन O, ये आता है S. OS इज कॉल्ड एज सेट. OS इज सेट. और सेट का मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन. परमानेंट डिफॉर्मेशन. ई क्या था, इलास्टिक लिमिट था. अब ये ई डैश क्या है फिर, न्यू इलास्टिक लिमिट. अब ये न्यू इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अब आपके पास जो वायर है वो 10 मीटर का नहीं है, वो 10.5 मीटर का है. अब आप वापस से लोड लगाते जाओ. फॉर ईच किलोग्राम ऑफ लोड यू विल अगेन फाइंड द सेम चेंज इन लेंथ. 1 किलोग्राम लगाया, चेंज इन लेंथ हुआ, फिर 1 किलोग्राम लगाया और चेंज इन लेंथ हुआ. लेकिन जब आप लोड निकाल दोगे तो वापस से द वायर विल गो बैक टू 10.5 मीटर नाउ, बिकॉज परमानेंटली डिफॉर्म हो गया. तो 10 मीटर से तो अभी ज्यादा ही है, तो कितना है 10.5 लेट अस से. तो न्यू इलास्टिक लिमिट क्यों बोला है, बिकॉज परमानेंटली लेंथ तो चेंज हुआ लेकिन मटेरियल ने अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज नहीं किया है. सिंस द मटेरियल हैज नॉट लॉस्ट इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यू इलास्टिक लिमिट. तो न्यू इलास्टिक लिमिट ई डैश क्यों बोला है, बिकॉज द मटेरियल हैज नॉट लॉस्ट इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो ई डैश तक मटेरियल क्या है, इलास्टिक इन नेचर है. तो ई डैश से पहले ये रीजन होता है इलास्टिक रीजन. दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन. यहाँ तक क्लियर. अब आफ्टर ई डैश होता ऐसा है कि आपने प्रैक्टिकली स्ट्रेस इंक्रीज किया ही नहीं है. हम तो 1 किलोग्राम का लोड इंक्रीज कर रहे थे या फिर 0.5 किलोग्राम का लोड. अब इलास्टिक लिमिट ई डैश के बाद, न्यू इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है कि अगर आपने 10 ग्राम भी लोड लगा दिया एक्स्ट्रा, छोड़ दिया उसको, मतलब प्रैक्टिकली और नॉट इंक्रीजिंग एनी लोड, तुमने लोड इंक्रीज किया ही नहीं, फिर भी लेंथ इंक्रीज होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो. तो ई डैश के बाद एक पॉइंट आएगा वाईपी, जिसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको, यील्ड पॉइंट. वाईपी विच इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट. तो ई डैश से वाईपी तक द स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीजिंग विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस. देख भी रहा है ना हमको, मैंने एक लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ किया है, मतलब वाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो आफ्टर न्यू इलास्टिक लिमिट, इवन इफ यू डू नॉट इंक्रीज एनी लोड, द वायर विल स्टिल गेट्स elongated. वो उसका लेंथ बढ़ते ही जाएगा. और होता है, कभी चेक करके देखना, आप एक वायर लेना, उस पर लोड लगाना,
निकाल लेना, लोड बढ़ा देना, फिर निकाल देना, फिर लोड बढ़ा देना। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब आप लोड इंक्रीज कर नहीं रहे हो लेकिन लेंथ उसका इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, मतलब इस रीजन में वायर इज फ्लोइंग लाइक अ प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक फ्लो है। क्योंकि इलास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या था कि जब लोड इंक्रीज करोगे ओनली देन elongation will be produced. But in plastic के केस में क्या होता है, even if you are not increasing any load, still there is change in length. तो ये आ गया आपके पास प्लास्टिक फ्लो रीजन। तो ई डैश से वाई पी तक क्या होता है, for no increase in stress, you are practically not increasing stress, but still strain is increasing. है तो क्लियर, राइट। इसके बाद ग्राफ वापस ऊपर जाता है। अभी वापस ऊपर क्यों जाता है वो देखेंगे हम लोग। तो वापस ऊपर जाता है ग्राफ एक पॉइंट तक जिसको आप बोलते हो नेक पॉइंट, और नेक पॉइंट के बाद वापस नीचे आता है और एक पॉइंट आता है बी पॉइंट। तो ये जो एन पॉइंट है इसको बोलते हो नेक, और ये जो बी पॉइंट है इसको बोलते हो ब्रेक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट या फिर ब्रेक पॉइंट। मतलब व्हाट हैपेंस बिटवीन वाईपी एंड नेक इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तुम अगर चेक करोगे तो तुमको वापस से क्या दिखेगा, मोर और लेस ये स्ट्रेट लाइन है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। तो अगर हम यील्ड पॉइंट के बाद वापस से स्ट्रेस बढ़ने लगे, तो अगर आपको याद होगा हमने पॉइजोस रेशियो नाम की एक चीज देखी थी, याद है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ, थिकनेस डिक्रीजेस। तो यील्ड पॉइंट के बाद सपोज ये लेंथ था एट यील्ड पॉइंट के बाद अगर मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन लेंथ इंक्रीज होने के साथ थिकनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यील्ड पॉइंट से नेक पॉइंट के बीच में होता यह है कि आप अगर लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ाने के साथ साथ लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन डायमीटर तो कम होने वाला है, और यहाँ पे जो चेंज इन डायमीटर है, चेंज इन थिकनेस है, वो यूनिफॉर्म है। मतलब वायर के हर एक रीजन में सेम अमाउंट से डायमीटर चेंज हुआ। तो लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ थिकनेस हो रहा है कम, मतलब डायमीटर हो रहा है कम। लेकिन यहाँ पे वायर के हर एक पार्ट में सेम अमाउंट से थिकनेस चेंज हुआ, मतलब दिस चेंज इन डायमीटर इज यूनिफॉर्म। तो तुम अगर लोड बढ़ाओगे तो लेंथ तो बढ़ेगा, थिकनेस कम होगा। इफ यू चेक एनी पार्ट ऑफ द वायर यू विल स्टिल फाइंड दैट द डायमीटर रिमेन्स द सेम, क्योंकि हर एक जगह पे डायमीटर सेम अमाउंट से कम हो गया। ये कब तक होता है, नेक पॉइंट तक। कब तक, नेक पॉइंट तक, यील्ड पॉइंट से नेक पॉइंट तक। लेकिन नेक पॉइंट पे समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। नेक पॉइंट पे लेंथ तो बढ़ गया और डायमीटर भी कम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चेंज इन डायमीटर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे उसका डायमीटर बहुत ही कम हो गया, बाकी जगह पे डायमीटर का चेंज अलग था। और देर आर सम पॉइंट्स ऑफ द वायर, वायर के ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे डायमीटर बहुत कम हो जाता है। तो ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, आपके गर्दन जैसा, नेक जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हो, नेक पॉइंट। तो नेक पॉइंट पे क्या होता है कि यू आर इंक्रीजिंग लोड, length is increasing, thickness is decreasing, but this time the change in thickness is non-uniform. There are some points where there is formation of neck like region, तो यहाँ पे neck जैसा कुछ बनने लगेगा। और बेसिकली ये हिंट है, यहाँ पे क्रैक आने लग गए, तो यू कैन इवन सी द वायर इज गेटिंग क्रैक्ड एट सम पार्ट्स। तो ये हिंट है, वायर इज टेलिंग यू कि बस अभी इसके ऊपर लोड बढ़ाना नहीं, बढ़ाओगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तुम और बढ़ाओगे तो, और देख रहे हो सडनली ग्राफ नीचे आ गया। सडनली ग्राफ नीचे आने का मतलब यह था कि नेक पॉइंट के बाद मैंने लोड थोड़ा सा बढ़ाया एंड ग्राफ इज सडनली फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन मतलब वायर ब्रेक ही हो गया। अब वायर ब्रेक हो गया तो therefore there is a big huge increase in strain, and finally at point B the wire breaks down, right? So this method is known as Searle's method। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। I'll just repeat this graph once again। बहुत सिंपल आइडिया है, इंटरेस्टिंग है। हमको क्या लगता है कि वायर पे हमने लोड लगाया और डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता, इट गोज थ्रू दिस स्टेजेस। तो पहले तो वो अपना
इलास्टिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है। तुम लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक स्टेज आएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, सेट, लेकिन वायर अभी भी अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। सिर्फ इतना है कि अब वायर का लेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो गया है, न्यू लेंथ, तो न्यू इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आपने लोड थोड़ा सा बढ़ाया या नहीं भी बढ़ाया, स्ट्रेस आपने चेंज नहीं किया लेकिन स्ट्रेन बढ़ते ही गया, उसको बोलते हो प्लास्टिक फ्लो। कहाँ से, ई डैश से वाईपी तक, यील्ड पॉइंट तक। फिर यील्ड पॉइंट के आगे आप लोड बढ़ा रहे हो, मतलब लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, एंड डायमीटर डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। कब तक, नेक पॉइंट तक। नेक पॉइंट आने के बाद व्हाट हैपेंस इज यू इंक्रीज लोड, लेंथ इंक्रीजेस, बट दिस टाइम द चेंज इन डायमीटर इज नॉट यूनिफॉर्म, एट सम प्लेसेस देयर इज मोर चेंज इन डायमीटर। तो इसका मतलब वहां पे क्रैक आने लग गया, वहां पे नेक जैसा रीजन बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एज नेक पॉइंट। एंड इफ यू इंक्रीज लोड फर्दर देन फाइनली द वायर ब्रेक्स। तो एक बार और ये ग्राफ समझ लो, सिंपल है बहुत, एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारे पास एक मेटल वायर है, हमको इस मेटल वायर का बिहेवियर स्टडी करना है अंडर इंक्रीजिंग लोड। मतलब इस टाइटल के, इस टॉपिक के दो टाइटल है, एक है बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड बाय सर्ल्स मेथड, उसी को आप बोलते हो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिए दो वायर, दो वायर का कोई यूज नहीं है एज सच, वायर एक ही वायर का यूज है, दूसरा वायर सिर्फ रेफरेंस वायर है टू मेजर व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं लोड बढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली लोड बढ़ाने की वजह से चेंज इन लेंथ होगा, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि लेंथ चेंज कितना हुआ। तो लेंथ चेंज कितना हुआ उसके लिए मेरे को एक रेफरेंस वायर चाहिए, क्योंकि मैं कंपेयर तो इसी वायर से करूंगा। ओरिजिनल दो वायर थे, दोनों का लोड सेम था, दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था। तो अब मैंने दूसरे वायर पर लोड बढ़ा दिया, आई एम इंक्रीजिंग लोड ऑन द अदर वायर। सो सिंस आई एम इंक्रीजिंग द लोड ऑन द अदर वायर, दिस वायर विल गेट इलोंगेट, इसका इलोंगेशन होगा नहीं। तो मुझे इन कंपैरिजन मिल जाएगा कि कंपेयर टू रेफरेंस वायर, फर्स्ट वायर, हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ। तो सेकेंड वायर का काम, फर्स्ट वायर का काम सिर्फ रेफरेंस का है, हम लोड किस पे इंक्रीज कर रहे हैं, सेकेंड वायर पे, इन स्टेप्स ऑफ 0.5 किलोग्राम या इन स्टेप्स ऑफ 1 किलोग्राम, डिपेंड्स। देन व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने स्ट्रेस मतलब फोर्स लगा दिया, फोर्स बढ़ा दिया, वी आर इंक्रीजिंग स्ट्रेस, वी आर मेजरिंग स्ट्रेन। और हर बार तुम जब स्ट्रेस लगा रहे हो फिर रिमूव कर रहे हो, तो वायर इज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ, राइट। ऐसा होता रहेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ, अप टू इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आ गया आपके पास इलास्टिक लिमिट ई। एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया, अब आप अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन तो बढ़ेगा लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग, इट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स स्ट्रेन एक्सिस। तो एक नया पॉइंट आ जाएगा ई डैश। इसका मतलब हुआ ये, ई डैश पे ये हुआ कि वायर अभी भी इलास्टिक इन नेचर है, लेकिन वायर का लेंथ जो है वो परमानेंटली हो गया चेंज, और परमानेंट चेंज को हम लोग बोलते हैं सेट। तो O to S, so this is set, permanent deformation, permanent increase in length. Now there is no way that you can take your wire back to its original length. For example, original length was 10 मीटर, अभी 10 मीटर होगा नहीं, अब परमानेंटली 10.5 मीटर हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो परमानेंट लेंथ उसका हो गया 10.5, उसका न्यू लेंथ हो गया 10.5। अब अगर आप उस 10.5 के साथ वही एक्सपेरिमेंट करोगे, लोड इंक्रीज करोगे निकाल दोगे, लोड इंक्रीज कर दोगे निकाल दोगे, तो वापस से क्या होगा, लोड इंक्रीज करोगे तो इलॉन्गेशन, लोड निकाल दोगे तो वापस से 10.5। कब तक, ई डैश तक, न्यू इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन न्यू इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर तुमने यहाँ पे लोड लगा दिया, थोड़ा भी ज्यादा लगाया, तो देन व्हाट हैपेंस इज, even if you do not increase stress further, you will still see there is change in the length. स्ट्रेस तो बढ़ाया नहीं हमने लेकिन स्ट्रेन बढ़ते गया। मतलब ई डैश के बाद वायर इज नॉट बिहेविंग इलास्टिक, तो यहां से चालू जाता है प्लास्टिक रीजन, और इस फ्लो को बोलते हो प्लास्टिक फ्लो, इसको बोलते हो प्लास्टिक फ्लो। ई डैश से पहले आ गया इलास्टिक रीजन, और ई डैश के बाद आ गया प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक रीजन बेसिकली। देन इफ आई फर्दर इंक्रीज लोड, अब वाईपी यील्ड पॉइंट आने के बाद प्लास्टिक फ्लो रुक जाता है।
पहले लोड लगाया था मैंने, लोड लगा के रुक गया मैं, लेकिन लेंथ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एक स्टेज पे आके रुक गया। अगर फर्दर इंक्रीज इन लेंथ करना है तो अभी लोड वापस से बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद ये ग्राफ वापस ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ये कि अब तुमको अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो वापस से क्या बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेस। इस स्टेज पे होता क्या है, लेंथ बढ़ रहा है और डायमीटर मतलब थिकनेस कम हो रहा है, लेकिन थिकनेस इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अंटिल अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज नेक पॉइंट। क्योंकि नेक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि आपने लोड बढ़ाया, अभी लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन जो वायर का थिकनेस था वो यूनिफॉर्मली कम नहीं हुआ। कोई कोई रीजन ऐसे बन जाते हैं जहां पे थिकनेस डिक्रीजेस मोर कंपेयर टू अदर रीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रैक आने लग गए, तो देर आर रीजन विच लुक लाइक नेक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेक पॉइंट। नेक पॉइंट के बाद तुम फर्दर इंक्रीज करोगे तो गया, वायर विल ब्रेक डाउन। तो एट बी पॉइंट द वायर विल ब्रेक एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रेक पॉइंट। खत्म, इजी था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। देखो ये पूरे प्रोसेस में बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड के केस में तुमने कंटिन्यूअसली लोड इंक्रीज किया है। लोड इंक्रीज करने का मतलब होता है फोर्स लगाना। फोर्स जब लगता है तो इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और जहां जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां वहां पे क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन कौन कर रहा है, ये लोड, जो तुमने लोड लगाया वो वायर के लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बराबर। तो व्हेन यू आर पुटिंग लोड ऑन द वायर, दैट लोड मतलब फोर्स इज डूइंग वर्क इन elongating द वायर। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो क्वेश्चन ये था कि जो लोड ने वर्क किया वो गया कहाँ पे, फिर कहाँ गया, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे, पूरे के पूरे वायर में। So it gets stored in the form of potential energy in the wire, which is called as elastic energy or strain energy. तो अगला टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने बहुत बार बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही वर्क डन से आता है। जहां कहीं वर्क डन होगा वहां पे वो एनर्जी वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ नाम अलग अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, राइट। आगे जाके 12th में एक चैप्टर आएगा सरफेस टेंशन, उसमें आप सरफेस एनर्जी बोलोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट 12th में, वहां पे कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको आप वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलोगे। और 12th में एक चैप्टर आएगा जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलोगे। तो 6 से 7 टॉपिक है जहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है, वर्क हो रहा है। अगर वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ इतना है कि नाम अलग अलग दिए हमने। तो इसको बोलोगे स्ट्रेन एनर्जी और इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक एनर्जी। और इसका डेरिवेशन एक्सट्रीमली सिंपल है। तो पहले तो पूरे डेरिवेशन पे अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो व्हाट वी विल हैव हियर इज, वापस से हमारे पास एक वायर है, हमने वायर को एक रिजिड सपोर्ट पे कनेक्ट करके रखा है, ओके। देन ये उसका इनिशियल स्टेट था, समझ लो दिस वाज इनिशियल स्टेट, इनिशियल लेंथ। हमने लगा दिया इसके ऊपर लोड, इस लोड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, इलोंगेशन। सो देयर इज इलोंगेशन ड्यू टू दिस लोड। So the wire will elongate due to the load. अब इमेजिन ये जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये फाइनल इलोंगेशन है। फाइनल इलोंगेशन का मतलब क्या, पहले तो तुम एक चीज को और समझ लो, थोड़ा इसका और लेंथ बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो आइडिया यार इज, सपोज अभी मैंने आपको बताया अगर मैं 1 किलोग्राम का लोड लगा रहा हूं तो व्हाट इज द फोर्स एसोसिएटेड विद 1 kg, mg, m is 1, g is 9.8, तो कितना 9.8 न्यूटन। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो कितना 10 न्यूटन। ऐसा कभी नहीं होता है कि तुमने लोड लगाया
और पूरा का पूरा लोड एक साथ एक्ट हो गया, मतलब पहले वायर पे 0 लोड था, तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एकदम से 0 से 10 हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। द लोड इंक्रीजेज इन स्टेप्स, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तुमने लोड लगा के छोड़ दिया, पहले 0 न्यूटन का फोर्स था, फिर 0.1 हुआ, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हुआ, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.5 हुआ, कुछ टाइम के बाद टोटल फोर्स हो गया 10 न्यूटन, बराबर। तो हम अब तक जो बात कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि इनिशियल लेंथ कितना है, एल, तो ये आ गया आपका इनिशियल लेंथ एल। फिर हम बोल रहे थे कि लोड लगाने के बाद एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, इसको हमने बोल दिया था डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल, बराबर। इमेजिन इमेजिन ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर था और फाइनल लेंथ 10.5 मीटर है, तो व्हाट इज इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, 0.5। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि तुमने लोड लगाया और इमीडिएटली 10.5 हो गया, इट गोज थ्रू सम स्टेप्स, क्योंकि फोर्स को कंप्लीटली एक्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो हमने पहले 0 न्यूटन फोर्स था, 10 न्यूटन लगा दिया, तो एकदम से 10 नहीं हुआ, 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, फिर 4 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा, ऐसा करते करते आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा इसको 2 साल लग जाएंगे, आई एम सेइंग सम अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी 1 मिनट, मे बी हाफ अ मिनट, 30 सेकेंड्स, मे बी 10 सेकेंड्स, लेकिन 10 सेकेंड्स भी तो लगे ना। तो 10 मीटर से 10.5 आने तक तो उसको 10 सेकेंड लग गए, तो इसका मतलब इसमें बीच में भी कुछ स्टेप्स रहे होंगे। तो एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंटरमीडिएट इंस्टेंट ऑफ टाइम, 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आया होगा जब उसका इलोंगेशन था सम अदर वैल्यू देन एल, स्मॉल एल छोड़ के कोई और वैल्यू रही होगी, लेट अस से एक्स, राइट, करेक्ट। अब इसके बाद और एक टाइम इंस्टेंट आया होगा जहां पे चेंज इन लेंथ हुआ होगा वेरी स्मॉल, लेट अस से डी एक्स से बढ़ गया और लेंथ। तो पहले कितना था, एल प्लस एक्स, अभी कितना करना है, एल प्लस एक्स प्लस डी एक्स, मतलब लेंथ कितने से चेंज करना है, डी एक्स से। तो अभी लेंथ कितने से चेंज करना है हमको, डी एक्स से। अपने आप लेंथ चेंज होता है क्या, नहीं, वर्क इज डन। इस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में फोर्स कितना था, 0, और यहाँ पे फाइनल स्टेज में फोर्स कितना है, कैपिटल एफ। तो इंटरमीडिएट स्टेज में कितना रहा होगा, स्मॉल एफ, बराबर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नोट्स में से फॉलो नहीं करना है, मैं इसका एक्स्ट्रा हैंडआउट दूंगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस मिसप्रिंट हुए हैं, तो इस टॉपिक का एक्स्ट्रा हैंडआउट मिलेगा आपको, वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो डू नॉट फॉलो दैट, राइट, करेक्ट। तो 0 लोड से टोटल लोड तक, 0 से कैपिटल एफ तक इलोंगेशन हो गया 0 से स्मॉल एल, बराबर। तो ये इनिशियल स्टेज है, दिस इज इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेट। ये कौन सा स्टेट है, फाइनल स्टेट है। और ये कौन से स्टेट्स है, इंटरमीडिएट स्टेट्स है, बराबर। तो फाइनल स्टेट पे क्या होता है पहले वो देखते हैं। एट फाइनल स्टेट, वापस से मैं इंटरमीडिएट पे आऊंगा, एट फाइनल स्टेट व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल, मतलब फोर्स है आपके पास वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, इक्वेशन नंबर 1। ये फाइनल स्टेट पे है, फाइनल स्टेट जब कंप्लीट इलोंगेशन हो गया, फोर्स कंप्लीटली एक्ट हो गया। एट सम इंटरमीडिएट स्टेट, एट सम इंटरमीडिएट स्टेट, तो ये जो बीच का स्टेट है, कोई भी एक ले लो, टेक एनी ऑफ दिस, यू कैन टेक, लेट अस से जब इलोंगेशन कितना था आपके पास, एक्स था, तो फोर्स कितना था, एफ। तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, force acting is small f, force acting is small f, therefore small f will be given by ya, what is elongation at intermediate state, x, so ya x upon l, equation number 2। यहाँ तक क्लियर। अब हमको dx अमाउंट से इलोंगेशन बढ़ाना है, यू वांट टू इंक्रीज इलोंगेशन बाय dx, तो क्या होगा, वर्क होगा, वर्क कौन करेगा, लोड करेगा। तो देयरफॉर वर्क डन in increasing
in increasing the extension further by, एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन, तो अगर आपको एक्सटेंशन वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो यूज इलोंगेशन। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द इलोंगेशन फर्दर बाय dx, फर्दर बाय dx इज, ये dx क्या है, स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो वर्क डन विल बी dw। व्हाट इज वर्क डन, f dx, एफ डी एक्स। नेगेटिव नहीं लिखेंगे इस बार, ग्रेविटेशन में नेगेटिव लिखा था क्योंकि फोर्स नीचे था और तुम डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे थे, यहाँ फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज स्मॉल एफ, वाई ए स्मॉल एक्स अपॉन एल इंटू डी। बट याद रखो ये वर्क डन है इन इलोंगेटिंग द वायर बाय स्मॉल अमाउंट डी एक्स। अगर हमको टोटल इलोंगेशन चाहिए, व्हाट इज टोटल इलोंगेशन, जीरो से एल डेल्टा एल, तो टोटल वर्क डन कैसे ऑब्टेन करते हो, इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन इलोंगेशन फ्रॉम जीरो टू एल is work done equal to integration over all the small work done। मतलब हम इमेजिन कैसा कर रहे हैं कि हम पहले जीरो इलोंगेशन था, फिर dx हुआ होगा, फिर dx होगा, फिर dx होगा, सर dx 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 करते करते कितना आ गया, स्मॉल एल तक आ गया। तो प्रोसेस भी सेम है, ग्रेविटेशन में भी तुमने यही किया था। तुमने बोला था कि वो ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाना है ना, तो पहले इमेजिन करो dx से डिस्प्लेस किया, वर्क डन कितना हुआ, माइनस एफ dx। फिर f क्या था वहां पे, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फिर आपने टोटल वर्क डन कैसे फाइंड किया था, बाय इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही होगा आगे जाके, हर जगह पे यही प्रोसेस है। वर्क डन जहां भी तुम सुनोगे यही करना है तुमको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है, फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो इलोंगेशन से कहाँ तक, फाइनल इलोंगेशन तक, राइट। और इंटीग्रेशन की लिमिट इलोंगेशन है, लेंथ, इनिशियल लेंथ नहीं, इनिशियल लेंथ तो जो भी है वही है, 10 मीटर तो 10 मीटर। चेंज क्या हो रहा है, इलोंगेशन, 10 से 10.5 हो गया, तो इलोंगेशन 0 से 0.5 हो गया। तो वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, व्हाट इज dW, y a x अपॉन L dx। जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बाहर। y कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगभग कांस्टेंट है, राइट, L भी कांस्टेंट है। तो therefore work done W equal to YA by L from 0 to L x dx। therefore work done W equal to YA by L, यह आ जाएगा x square by 2 from 0 to L। फिर क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, therefore work done equal to, पहले तो 2 बाहर निकाल लेता हूँ, YA by L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिल गया वर्क डन W इक्वल टू 1/2 YA L स्क्वायर बाय L। दिस वर्क डन stored in the form of potential energy in the wire and is known as strain energy or elastic energy। so this work done is stored in the wire in the form of potential energy and is known as strain energy or elastic energy इसको हम डिनोट कर देंगे W से, क्योंकि हमको पता है जहां कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी हो, इट इज डिनोटेड बाय U, W इक्वल टू U, क्योंकि ये क्या था, वर्क, लेकिन वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जहां पे पोटेंशियल हो वहां पे U यूज करते हो। तो ये क्या आ गया, हाफ YA L स्क्वायर बाई L। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो L स्क्वायर है ना, इस L स्क्वायर को लिख दूंगा L इंटू L। उसका एक सिंपल सा रीजन है, हमने पहला इक्वेशन देखा था फाइनल स्टेट का,
फाइनल स्टेट में टोटल फोर्स एक्ट हो जाता है 10 न्यूटन, तो टोटल 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है किस पे, वायर पे। उस केस में फोर्स कितना था, वाई ए एल बाय एल, तो ये कौन है फिर, वाई ए एल बाय एल कौन है, फाइनल फोर्स है, हाफ फाइनल फोर्स इनटू एक्सटेंशन। तो इन शॉर्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ, फोर्स मतलब कौन, लोड, स्मॉल एल मतलब कौन, एक्सटेंशन। तो ऐसा याद रखना ज्यादा इजी पड़ता है, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड। अब एज आई टोल्ड यू कि ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो गया, आपने बोला पूरे वायर में, सही है, पूरे वायर में हुआ ना, इस पूरे के पूरे वायर में एनर्जी स्टोर हो गया। वो डायग्राम डिलीट कर दिया शायद मैंने, ओके फाइन। तो ये एनर्जी स्टोर हो गया पूरे के पूरे वायर में। मुझे चेक करना है वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। वी वांट टू चेक व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे फाइंड करते हो पर यूनिट वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, लेंथ नहीं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब बोलोगे ऐसा कैसा है, तो लेंथ है, वो तो कोई भी वायर हो कितना भी पतला हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होता ही है ना उसका। मेरे पास एक वायर है, इसका एक लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, और ये सिलेंडर जैसा है, एरिया इनटू लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब एरिया इनटू लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ वायर, करेक्ट, राइट। यहाँ तो दिखाया, दिख नहीं है, देखो सिलेंडर से दिखता है कि यस, गुड। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, और याद रखना कैपिटल यू मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड बाय क्या कर रहे हो, वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हो स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हर जगह पे इसका नोटेशन फिक्स है। स्मॉल यू मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल यू मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये यू क्या था, ये था हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, सही है, लोड इनटू एक्सटेंशन था ना। वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, बराबर एल एल, क्या गलत बोल रहे हो, कैपिटल एल। volume of wire is area into original length of wire, not extension, original length of wire। मैंने दिखाया था पूरे में ही स्टोर हो गया, राइट। फिर आप बोलोगे पूरा, तो फिर एल प्लस स्मॉल एल क्यों नहीं लिखा, ओरिजिनल लेंथ कितना था 10 मीटर, इलांगेशन पता है कितना होता है 0.1 0.2 मीटर, तो 10 प्लस 0.1 रफली रफली 10। तो फिर वायर में स्टोर हो गया, मतलब किस में स्टोर हो गया, वायर के इनिशियल लेंथ में स्टोर हो गया, दैट इज द आइडिया, गुड। तो स्मॉल एल लिखना मत, स्मॉल एल लिखोगे तो कर दोगे कैंसल आउट, तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, राइट, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे बताओ व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर नहीं, स्ट्रेस, और व्हाट इज एल बाय एल, स्ट्रेन। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ तक क्लियर। अभी बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपको यंग्स मॉड्यूल दे देते हैं, आपको स्ट्रेस फाइंड कर सकते हो ना, बताया होगा फोर्स कितना है, बोल दिया होगा 10 किलोग्राम का लोड लगा दिया तो 10 इंटू जी, मिल गया आपको 100 न्यूटन या 90 न्यूटन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब फोर्स फाइंड हो सकता है। आपको बोला होता है जो वायर तुम यूज कर रहे हो उसका रेडियस दिया है, तो रेडियस दिया तो क्या फाइंड कर लोगे, एरिया, फोर्स मिल गया, एरिया मिल गया, तो फोर्स अपॉन एरिया मिल गया, तो क्या मिल गया, स्ट्रेस, और क्या दिया है, यंग्स मॉड्यूलस, राइट। लेकिन कहीं पे भी ओरिजिनल लेंथ मेंशन ही नहीं किया, तो जब ओरिजिनल लेंथ मेंशन नहीं किया है तो तुम स्ट्रेन फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे पास गिवन क्या है, स्ट्रेस और वाई, और बोला है फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब तुमको फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तुम फाइंड कर सकते हो, या तो दिया है या तो तुम फाइंड कर सकते हो, और यंग मॉड्यूलस आपको दिया है, तो आपको फॉर्मूला कौन से टर्म्स में चाहिए, स्ट्रेस एंड वाई, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस, बराबर, गुड। एक काम करता हूँ, इसको कुछ नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, therefore strain equal to stress upon y, equation number 4. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, वो जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, हाफ स्ट्रेस है इनटू स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस अपॉन y है, बराबर। तो ये आ जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय y, तो दिस विल बी स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, करेक्ट। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी आपको बोलते हैं द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.5 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील इज 2 × 10⁻11, फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुमको फोर्स बताया? नहीं। तुमको एरिया बताया? नहीं। तुमको रेडियस बताया? नहीं। तुमको क्या बताया? ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ, मतलब क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन। और यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो स्ट्रेस मिल पाएगा क्या? नहीं, नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ यहीं से अगेन यू कैन से बट y equal to stress upon strain, so stress equal to y into strain, therefore u equal to stress है y into strain, तो y into strain का स्क्वायर अपॉन 2y, y स्क्वायर बाय y, एक y गया तो हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो ये भी वही फॉर्मूला है, दिस इज द सेम थिंग। तो अब हमने इन टोटल 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किए। नंबर वन था व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ लोड मतलब F, एक्सटेंशन मतलब L। फिर हमने फाइंड किया व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके हमने बनाया 3 फॉर्मूला। उसमें से पहले आया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दूसरा आया स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, और तीसरा आया हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत काम के हैं, जेई नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सिंपल। सिर्फ स्टेप फॉलो करो। So let us go ahead with next question. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने पेंडिंग रखा था, बिकॉज आई टोल्ड यू कि स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब तक होता नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.0225 mm square when a load of 100 Newton is slowly applied to its free end. Young's modulus of steel is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो। What is given to you is total length, that is initial length is 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A कितना है? 0.0225 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.0225 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो आ गया मीटर स्क्वायर में। तो यह आ गया। एक काम करते हैं, जस्ट टू डू कैलकुलेशन सिंपल, ये जो 0.0225 है ना, मैं इसको लिख दूंगा 2.25। कितने डेसिमल शिफ्ट किया? 2 से, तो 10⁻² और ये -6 -8 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? और दिया है लोड, मतलब कितना? फोर्स कितना दिया है? 100। और दिया है यंग्स मॉड्यूलस y 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पूछा क्या है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन W। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? हाँ, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। स्टार्ट यहां से करना। यहाँ से स्टार्ट करने का एक फायदा ये होता है कि तुमको दिख जाता है कि फॉर्मूला क्या है और गिवन पैरामीटर क्या है। फोर्स दिया है यस, एक्सटेंशन दिया है नो,
मतलब तुमको एक्सटेंशन के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो व्हाट इज, डोंट नो व्हाट इज एक्सटेंशन। या तो पहले एक्सटेंशन तुम फाइंड कर लो समहाउ, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो फॉर्मूला बना लो या सब्स्टिट्यूट कर दो। और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कौन सा है, यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज होगा फिर। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, बताओ। एफ इंटू ए इंटू व्हाट इज स्मॉल एल, एफ एल अपॉन ए वाई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो फिर। therefore you will get formula of work done, therefore formula of work done equal to half into 4 into L, that is FL by AY. So therefore work done equal to half F square L by AY। F पता है, yes, L पता है, yes, A पता है, yes, Y पता है, yes। हो गया फॉर्मूला रेडी। therefore work done W equal to half, फोर्स इज 100, 100 का स्क्वायर 10⁴, 10⁴, ये एफ स्क्वायर आ गया। एल कितना था, 2 मीटर था, 2 मीटर था ना, यस। और क्या दिया है, ए वाई, ए 2.25 इंटू 10⁻⁸ और वाई इज 2 इंटू 10⁻11। वेरी गुड, कैंसल कैंसल। तो देयरफॉर वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, ये 10⁴, ये 10⁻+3, ऊपर जाके 10⁻⁻3 अपॉन 2.25 इंटू 2, 4.5। 4.5 का रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक में मिल जाता है, लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल होते हैं। ये आ गया आपका 10 और नीचे क्या है 4.5, तो 4.5 का रेसिप्रोकल 1/4.5, 1/4.5, 1 डिवाइडेड बाय 4.5, 0.2222, तो 0.22222 रिकरिंग 2, तो 2.2222 जूल। हाँ, तो यही आंसर होना चाहिए, 2.2222 जूल। डन।